सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत कर। देश ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨ। केजरीवाल ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। जेपी नड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समागम में शामिल होए। रणदीप सुरजेवाल ने पीएम मोदी ते तंज कसे। यूएनएससी दे विच होई एक विशेष मीटिंग। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। देश ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨ। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सुखदेव जैन मुहल्ला क्लीनिक मॉडल के सूताधार वजों पद्म विभूषण नाल सम्मानित किया जाना चाहिए है। मुहल्ला क्लीनिक च लोगों का मुफ्त इलाज होंदा है। केजरीवाल ने जैन नूं कट्टर ईमानदार और देशभगत करार दिंदे हुए कहा कि उन्होंने झूठे मामले च फसाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश नूं उन्हां दे उपर माण महसूस होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुहल्ला क्लीनिक की धारणा दी जिस नूं देखण संयुक्त राष्ट्र के साबका जनरल सकत्तर समेत दुनिया भर के लोग आउंदे हन। ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फ़ोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। जय हिंद। ठीक है।
ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ 98 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 698 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ 496 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 243 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, 198 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ। В нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер це для нас день захисту. Захисту всіх наших людей, дітей, нашого майбутнього, захисту вільної країни, в якій кожна дитина зможе, коли виросте, житиме таким життям, яким вона захоче, без примусу, пригноблення. Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки зневажає навіть своїх ж громадян, що вони і не розуміють, в чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил. Пил під ногами господарів Росії. Принципи нашого життя зовсім інші. І хоча життя із настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це головне, що відрізняє нас від окупантів. За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, 446 дітей поранені, 243 дитинки загинули, ще 139 зникли безвісті. Кажуть, що людська свідомість погано сприймає великі числа. Чим більше число, тим складніше людині усвідомити, що за ним стоїть. Зруйновані родини, маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя. Як маленький Денис з Житомирської області, із села Малинівка, який загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село. Денису не було 2 років. Як Степан із села Нові Петрівці Київської області, йому і 3 років не було, коли російський снаряд ударив по подвір'ю будинку. Малий отримав смертельні поранення. Як Аня з Бучі, Київської області, їй було 14. Вона була убита, коли російські військові обстріляли мікроавтобус на дорозі. Люди просто намагалися врятуватися. Аня була в тій машині разом з мамою і з бабусею. Загинули всі вони. Поліна, їй і 2 років не було. Російський танк ударив по будинку в Бородянці. Звичайний житловий будинок. Пряме влучення. Поліна загинула. Аріна, Миколаївська область. 5 березня отримала осколкові поранення від артилерійського обстрілу. Окупанти били по звичайному житловому сектору. Вона померла в лікарні. Зараз у червні Аріні ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में मेरे साथ काम कर रहे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी श्री गुरवींद्र राव जी, यहाँ के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की नेत्री आदरणीय बहन पंकजा ताई जी,
हमारे प्रहलाद पटेल जी भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी, सम्मानित मंच, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे आज राजा भोज की नगरी में आने का सौभाग्य मिला। उनके देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं यहां जब आया हूं तो आप सबको भोपाल के विलीनीकरण 1 जून 1949 के अवसर का बोध कराते हुए, याद कराते हुए आपको इस विलीनीकरण के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, जिस हर्षोल्लास के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, ये मुझे भाव विभोर करता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो शायद मेरे 3 अक्षरों के नाम को भी अच्छे से नहीं जानते, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है तो उसका स्वागत होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ स्वागत के लिए आए। यह आपको भी और मुझे भी इस बात का बोध कराता है कि यह स्वागत मेरा स्वागत नहीं है, यह स्वागत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की विचारधारा, करोड़ों का, लाखों का विचारधारा के लिए समर्पित अपना जीवन लगाने वाले लोग, ये उस विचारधारा का स्वागत है। मेरे से हमारे विपक्षी मिलते हैं, मैं उनका चाल, चेहरा, चरित्र सब देखता रहता, पार्टी को देखता रहता। हमारे कार्यकर्ता कई बार चुनाव में खड़ा है, वो आना है, वो आना है, वो आना है, देखो क्या हो। मैं सबको कहता हूं, देखो जिसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, जिसको भारतीय जनसंघ का मुकाबला करना है, उसको यहां तक पहुंचने के लिए 4 पीढ़ियां खपानी पड़ेगी, तब जाके वो यहां पहुंचे। क्या हम ऐसी थोड़ी ना बने, आप ऐसी थोड़ी ना बने। कोई कहता है मेरे दादा ने जनसंघ में, कोई कहता है मेरे बाबा ने जनसंघ में, मैं 3री पीढ़ी हूं, मैं 4थी पीढ़ी हूं। याद करो उनके कारण हम यहां खड़े, याद करो कि विचारधारा की मरने के लिए खड़े, याद करो हम रहे इंसान में रहे, लेकिन 13 बार हम रहमत की बात के लिए खड़े। इसलिए मित्रों, यह स्वागत विचारधारा का। कल मुझे कांग्रेसी नेता मिले,
भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, और वहां से लेकर के शिवराज सिंह, हमारे नरोत्तम जी, हमारे कैलाश जी, हमारे मुरलीधर राव जी, हमारे एक नेताओं की श्रृंखला है, और आपने गांव तक देखा है तो भारतीय जनता पार्टी नीति है तो हमारे ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ब्रिटिश ने आज़ादी तो पहला नेशनल हेराल्ड की आवाज़ दबाने का काम किया सी। हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके सारे तथ्यों को लेकर आज अभिषेक सिंघवी जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपसे इस बारे में संपूर्ण बात करेंगे। आदरणीय सिंघवी साहब। धन्यवाद सुरजेवाला साहब। मेरे आदरणीय मित्र ने आपको संदर्भ परिप्रेक्ष्य बताया है। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूं, आप हिंदी में बोलें, फिर बाद में मैं आपसे हिंदी में भी बोलूँगा, संक्षेप में दोनों चीज़ें। बट आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर एट द आउटसेट दैट द फेक इशू ऑफ AJL, Associated Journals, is an attempt by BJP's propaganda machinery to deviate, diverge and digress the attention of citizens from the multifarious vital issues of inflation, falling GDP and social unrest, social divisiveness in this country. And I'll demonstrate that to you in a minute. By targeting National Herald, about which my honorable friend just spoke at some length,
about its history, about its origin, about its legacy, about its evolution. By targeting National Herald every now and then, the BJP has in fact disgraced, disrespected and dishonored the freedom fighters, the stalwarts of this nation and their contributions to the freedom struggle, where incidentally this particular party or its predecessors had absolutely no role to play. Friends, this is truly a very weird case, alleged case, a money laundering case on which summons are issued with no money involved. I have yet to hear of this absolute acrobatics in imagination of creating a summons in respect of an allegation of money laundering where no money is involved. Now I take you back very simply, without being legalistic, without being technical, on 4 or 5 admitted facts. Number 1, and you have to see that it reeks, what I am telling you now, reeks of vendetta, of pettiness, of fear, as my friend said, of political cheapness. The CBI allegations in this regard, or the investigative process in this regard, let me be more accurate, starts with a well-known baiter of the Congress party, Dr. Subramaniam Swamy, and we are taken back to 2014 to 15 period. From 2014 to 15, the ED has not thought it fit till today, because they know they have no material to seek summons about the Congress president or about the former Congress president. Today, on the same facts, exactly the same alleged acts and omissions, not a comma, full stop change, in 22 June or in 22 end May, you are issued summons to divert attention on the same facts by ED. Now, what is the issue on facts, and why I said there is a strange case of alleged money laundering without money? There is, as my friend said, a company called AJL. It's a venerable old company for decades. It carries the great flag of National Herald with the legacy and the evolution we have just discussed. Over the years, it was there to project a thought process, a set of values, but commercially could not succeed. Therefore, commercially, AJL had a lot of financial problems over the decades. Ultimately, the Congress party, which believes in those values, stepped in and over a period of time gave 90 odd crores as financial support at different times. So AJL became an indebted company, a company with debt. Now comes the remarkable thing. AJL did what every company in India does, what every company abroad does, what is known as the basics of corporate activity. It converted its debt into equity. So, this debt of 90 crores was assigned to a new company, and you must note what the new company is. It's called Young India, so that the books of AJL became debt-free. UNSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 77 ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। Of the United Nations and multilateralism through the years. In a joint encounter early this morning, the Secretary General noted Sweden's trailblazing role in gender equality and its championing of climate action and sustainable development, among other accomplishments. He said that Secretary General also noted that we have 2 UN teams led by Martin Griffiths and Rebecca Greenspan to help find a package deal involving the safe and secure export of Ukrainian-produced food through the Black Sea, along with unimpeded access of Russian food and fertilizers to global markets, especially in developing countries. The Secretary General urged
countries who are planning to cut official development assistance to reconsider their stance, as these cuts will have dire consequences on the lives of the most vulnerable. When asked about Michelle Bachelet's recent trip to China, the Secretary General reiterated his full confidence in the High Commissioner for Human Rights. He also referred to the Stockholm Plus 50 conference, which starts tomorrow, as a crucial opportunity to bolster our response to the triple planetary emergency of climate disruption, pollution, and biodiversity loss. He called on countries to show greater solidarity, deeper cooperation, higher ambitions, more urgency, and stronger leadership today to address these crises. The Secretary General also met today with the High-Level Advisory Board on Multilateralism in Uppsala, and he also visited the gravesite of our former Secretary General, Dag Hammarskjöld. Tomorrow, he will speak at the opening of the Stockholm Plus 50 conference, and on the margin, meet with other leaders, as well as the Stockholm Plus 50 Youth Task Force. And a number of events are underway in Sweden ahead of the official opening of the conference, which will continue through Friday. 6,000 people have now been registered to attend in person, including 10 heads of states or government, 110 ministers, and 146 participating member states. Some Wednesday highlights include the second day of the Youth Assembly, the UN Science Policy Business Forum on the Environment, the One Planet Network Forum, and a high-level meeting of the Basel, Rotterdam, and Stockholm conventions. Also happening is the Peace for the Planet concert in the King's Park. I won't try to say that in Swedish. With participation from UNEP's Goodwill Ambassador Ellie Goulding and Grammy Award winner Ricky Cage, among others. Turning to Mali, this morning, a UN peacekeeping logistics convoy was attacked near the town of Kidal in the northern part of Mali. For about an hour, the convoy was under direct fire from suspected members of terrorist groups who were using small arms and rocket launchers. 4 UN peacekeepers from Jordan were injured, and sadly, one of them succumbed to his injuries after being evacuated. We will have a formal statement, but I can of course tell you that the Secretary General strongly condemns this attack and sends his deepest condolences to the family of the peacekeeper who died and the people and government of Jordan. He wishes a prompt recovery to those injured. The peacekeeping mission said this attack was the 5th incident to occur in the Kidal region in just 1 week. It is a tragic reminder of the complexity of the mandate of the UN mission and of its peacekeepers, and of the threats that peacekeepers face on a daily basis. In a statement, the Special Representative of the Secretary General in Mali, El Gassim Ouane, underlined that despite the difficulties, the mission remains determined to support the people and the government of Mali in their quest for peace and security. Turning to the Democratic Republic of the Congo, the head of the UN peacekeeping mission in that country, Bintou Keita, has been in Goma for the last 10 days, leading efforts alongside the Congolese army to respond to attacks by the M23 in the Rutshuru and Nyiragongo areas. During a press conference in Goma today, she called for a de-escalation. Ms. Keita also noted that while the Congolese armed forces and the UN mission have managed to restore a relative calm in the two territories, a comprehensive approach is urgently needed to resolve the M23 problem once and for all. She said that the UN mission would support the Democratic Republic of the Congo and countries in the region with the political process facilitated by Kenya, making sure of existing regional mechanisms. She stressed the importance of effective demobilization and reintegration programs for ex-combatants in the country, and reiterated the peacekeeping mission's determination to continue all necessary means to support the Congolese armed forces, to neutralize the armed groups, and of course to protect civilians. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।